वेरी रिसेंटली 3-4 साल पहले मेरा नेफ्यू जो था वो भी एयरफोर्स में गया है और वो अभी फाइटर हेलीकॉप्टर्स उड़ाता है और बहुत प्राइड फील करता है। वो यूनिफॉर्म में मैं जब उसको देखता हूँ तो मुझे भी बड़ा प्राइड फील होता है और वो मुझे देखकर बचपन में बड़ा हुआ है यूनिफॉर्म में देखते हुए, तो उसको शुरू से ही शौक था बचपन से कि मैं अपने ताया की तरह से एयरफोर्स में जाऊंगा। कि यूं ही नहीं गिरते हैं खुशियों के फूल झोली में, यूं ही नहीं गिरते हैं खुशियों के फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। तो फौज ने हमें ये सिखाया है कि आपको अपने काम टाइम पे कैसे पूरे करने हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये एक ऐसा अचानक हमारे ऊपर एक ऐसी चीज आई थी जिसका आर्म फोर्सेस ने ये साबित करके दिखाया था कि हम सटीक जवाब देना जानते हैं और हम नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, मेरी पोस्टिंग्स जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हैदराबाद में ट्रेनिंग किया, फिर बॉम्बे गया थाने, फिर वहाँ से श्रीनगर, फिर वहाँ से फिर वापस मैं आया सरसावा सहारनपुर, फिर बैंगलोर, फिर वापस दिल्ली। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्नोफॉल हो रही है और आप छुट्टी करके घर बैठ जाएं कि आज तो स्नो हो रही है, आज तो बारिश हो रही है। हम चाहे कुछ भी हो, अपने ऑफिस सबको टाइम पे ही आना है। आदाब, आवाज द वॉइस के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका खुशामदीद है। आज के पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान हैं विंग कमांडर मंसूर सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया सर हमारी दावत को कबूल करने की। थैंक यू सो मच। विंग कमांडर मंसूर सिद्दीकी, हमें फख्र है कि आप हमारे स्टूडियो में आए। आपसे जानना चाहेंगे कि बिफोर स्टार्टिंग अवर पॉडकास्ट, विंग कमांडर टाइटल क्या होता है, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे। देखिए, विंग कमांडर एक रैंक है जो कि इंडियन एयरफोर्स का एक रैंक है और ये जो कमीशन ऑफिसर्स होते हैं उनको दिया जाता है। स्टार्ट हमारे ज़माने में तो पायलट ऑफिसर से स्टार्ट होता था, पायलट ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड लीडर्स, फिर विंग कमांडर आता था। तो ये विंग कमांडर एक रैंक है। आर्मी में इनको लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं इक्वलेंट, और नेवी में कमांडर होते हैं। तो जब भी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के ऑफिसर्स को जब हम एड्रेस करते हैं तो उनके रैंक के साथ उनको एड्रेस करते हैं। तो इसलिए विंग कमांडर एक रैंक है और ये सबसे बड़ी फैसिलिटी जो है आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स को मिलती है कि उनका रैंक जो है उनके साथ रहता है हमेशा, रिटायरमेंट होने के बाद भी, और उनको नाम के साथ रैंक लगाकर एड्रेस किया जाता है। विंग कमांडर रैंक को अचीव करने के लिए जो मंसूर सिद्दीकी, विंग कमांडर मंसूर सिद्दीकी साहब जो कहानी होगी वो दिलचस्प होगी। कहाँ से शुरू किया, कहाँ से हैं आप, कैसे किस स्कूल से पढ़ा, एयरफोर्स में कैसे आए, बताएं। देखा जाए तो देखिए, बचपन में तो ऐसा कोई वो नहीं था कि मैं एयरफोर्स में ही जाऊंगा। काफ़ी सारे ऑप्शंस होते थे, लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े हुए और तब समझ में आने लगा कि आर्म फोर्सेस क्या होती हैं, फिर हमने सोचा कि चलिए ट्राई करते हैं। और एयरफोर्स में हमारे टाइम में जो ग्रेजुएट फर्स्ट क्लास होते थे उनको डायरेक्ट एसएसबी अपीयर करने के लिए इनवाइट किया जाता था, तो वहाँ पे स्क्रीनिंग होती थी। तो मुझे 3 मरतबा अपीयर करना पड़ा और तीसरी मरतबा जाके मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ और तब मैं एयरफोर्स में मुझे कमीशन मिला ट्रेनिंग के बाद, और तब मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। पहले 2 अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ था? पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा रिकमेंडेशन तो हो गया था एसएसबी में, और वो काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन क्योंकि एक दो मरतबा मेडिकल का मेरा थोड़ा इशू रहा, मेरा लेटर काफ़ी लेट पहुंचा क्योंकि बाय पोस्ट आता है, और दूसरी मरतबा जो जिस ब्रांच में मैं चाह रहा था तो वहाँ पे वैकेंसीज नहीं थी, तीसरी मरतबा जाके हुआ और थैंकफुली ये होता चला गया और लास्टली में पहुंच गया एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, दुंदीगल। Yeah, there will be hundreds and thousands of you जो हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे, जो आपकी बातों से इंस्पायर होंगे। तो आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से यूथ जो है एयरफोर्स ज्वाइन कर सकता है, कितना टफ कंपटीशन होता है और क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए यूथ में। देखिए, कंपटीशन तो सभी जगह टफ है। अगर आप देखें तो इंडिया में अगर क्लार्क का एग्जाम भी देना हो तो वहां पर भी कंपटीशन है। उसको मेडिकल नीट क्वालिफाई करना हो, जेई क्वालिफाई करना हो, तो कंपटीशन तो सब जगह टफ होता है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कंपटीशन को कितना सीरियसली लेते हैं। मेरा ये मानना है कि जो सीरियसली लेते हैं अपने कॉम्पिटिशन्स को, उस तरह का सीरियसली लेने वाले बहुत थोड़े से होते हैं।
तो हम ये ना समझें कि हमारा जो कंपटीशन हो रहा है वो उतने लाखों बच्चों के साथ हो रहा है। क्योंकि आप देखिए उसमें 15 से 20% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो बहुत सीरियसली जुनून के साथ मेहनत करते हैं और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो आपका जो कंपटीशन होता है वो 20% लॉट से ही होता है। 80% तो ज्यादातर कैजुअल वाले ही होते हैं कि ठीक है फॉर्म भर दिया, डेट आ गई, अपीयर करने चले गए, उनको लगता है कि हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम। तो उस उनके लिए उनके साथ तो आपका कंपटीशन है ही नहीं। आपका तो कंपटीशन उन्हीं के साथ है जो बहुत मेहनत करते हैं, और इसलिए अगर आप भी उनमें शामिल हैं 20% के अंदर और थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। एयरफोर्स में मेनली किसका मतलब, एक होता है जो जहाज चलाते हैं, फाइटर जेट्स चलाते हैं, मतलब किस तरह के जॉब्स हमारे यूथ को मिल सकते हैं ओके, एयरफोर्स में? देखिए एयरफोर्स जो है ना एक बहुत प्रोफेशनल फोर्स है, और इसमें जितनी भी चाहे वो ऑफिसर्स हों या एयरमैन हों, सब प्रोफेशनल्स होते हैं। हर एक का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर एक के ऊपर एक टास्क असाइंड होता है, उसका एक डेजिग्नेशन होता है, उसकी एक फील्ड होती है प्रॉपर काम करने की। इसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि एक होता है फ्लाइंग ब्रांच और एक होता है ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी। अब जितने भी फ्लाइंग में भी फिर अलग अलग हो जाते हैं। एक फाइटर पायलट होता है, एक ट्रांसपोर्ट का पायलट होता है, एक हेलीकॉप्टर का पायलट होता है। फिर उसमें भी अलग अलग हो जाते हैं कि फाइटर्स में कौन सा बड़ी फाइटर। दुनिया एक है ये। हाँ, वो क्योंकि आपको एंट्री लेनी है, उसके बाद फिर आपके जो कलेबर होता है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है फ्लाइंग में कौन सा जहाज उड़ाने वाले। इसी तरह से ग्राउंड ड्यूटी में होता है, तो मगर वहां पर तो पहले से डिसाइडेड होता है कि आप कौन सी ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं। और जैसे ग्राउंड ड्यूटी में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। एक तो सबसे पहले जो एयरक्राफ्ट को जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं वो एडमिन एडमिन होते हैं। अकाउंट्स ब्रांच होती है, लॉजिस्टिक्स सप्लाई देने वाले लॉजिस्टिक्स वाले होते हैं। एक मेडिकल ब्रांच होती है, एक मेडिकल टेक्निकल ब्रांच होती है जो एयरक्राफ्ट की टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो जो जिस ब्रांच में जाता है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो निभाता है, उसके लिए एक डेजिग्नेटेड ऑफिस होता है, उनके डेजिग्नेशन होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं। तो पूरा एक प्रोफेशनल एयरफोर्स होती है। एयरफोर्स की दुनिया के बारे में आपने हमें रूबरू थोड़ा कराया, लेकिन इस वक्त जो हालात दुनिया में बने हैं, मिडिल ईस्ट में बने हैं, तो आपका एक तजुर्बा है, 30 साल पहले आप एयरफोर्स ज्वाइन किया था, तो आप भारत की एयरफोर्स को 30 साल पहले से आज तक क्या कुछ बदला है? देखिए बदलता तो हमेशा से आया है, क्योंकि जब हम एयरफोर्स में गए थे और उससे पहले की एयरफोर्स को अगर देखेंगे तो तब भी बदली हुई थी, और आज हम उसको 35-36 साल के बाद देख रहे हैं तो आज भी काफी चेंज एयरफोर्स है। तो एडवांसमेंट्स जो है और चेंज ये तो लाजमी है, आना ही है। सबसे बड़ी जो चीज होती है वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और एयरफोर्स जो है वो प्योरली टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे काम करती है। तो अगर हमारे एयरक्राफ्ट एडवांस्ड हो नहीं होंगे, उनके अंदर टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं होंगे, तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमारे मिसाइल्स में अगर हाई टेक्नोलॉजी नहीं यूज होगी, वो नहीं कर पाएंगे। तो कंपैरिजन अगर हम करेंगे 36 ईयर्स में और आज में, तो काफी चेंजेस नजर आएंगे। बहुत सारे नए एयरक्राफ्ट हमारे ऐड हो गए हैं, बहुत सारे पुराने एयरक्राफ्ट जो होते थे वो चले गए हैं। रिटायर हो गए। तो चेंज तो होना लाजमी है। तो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ कुछ साल पहले, तो ऑपरेशन सिंदूर को आप किस तरह से देखते हैं? मतलब अगर विंग कमांडर एक इंडियन होने के नाते किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को देखिए एक्सप्लेन करेंगे? एज एन आर्म फोर्सेस ऑफिसर वी ऑलवेज फील प्राइड जब हमारी फौजें फोर्सेस कुछ भी ऐसा काम करती हैं जिससे हमें फख्र फील होता है, तो हमारा तो सबसे पहले सीना चौड़ा होता है। बिल्कुल। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये एक ऐसा अचानक हमारे ऊपर एक ऐसी चीज आई थी जिसका आर्म फोर्सेस ने ये साबित करके दिखाया था कि हम सटीक जवाब देना जानते हैं और हम नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी प्राइड वाली चीज हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, और उसको जितने कम वक्त में और जितने प्रिसाइज स्लॉट के अंदर उसको परफॉर्म करके दिखाया था, और जितना सटीक उसके अंदर काम हुआ था, वो सबसे बड़ी फख्र की बात। आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो बिजनेस में चले जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तो एयरफोर्स में वो किस तरह से आ सकते हैं? और क्या आपको लगता है कि हमारी मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इसमें है, कितनी परसेंट है?
परसेंटेज तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बट हाँ काफ़ी कम होते हैं, मेरे टाइम में भी काफ़ी कम थे। और ये मैं देखता हूँ थोड़ा सा, मेरा जो पर्पज़ है इस वक्त वो ये भी है कि मैं जो यंग हैं, यूथ हैं, और स्पेशली जो कम्युनिटी के हमारे बच्चे हैं, मैं उनको इंस्पायर करता हूँ। ओह ग्रेट। और मेरे एयरफोर्स छोड़ने के बाद से अब तक मैंने काफ़ी बच्चों को पुश भी किया है। अभी वेरी रिसेंटली 3-4 साल पहले मेरा नेफ्यू जो था वो भी एयरफोर्स में गया है, और वो अभी फाइटर हेलीकॉप्टर्स उड़ाता है। ओह और ग्रेट। बहुत प्राइड फील करता है वो यूनिफॉर्म में। मैं जब उसको देखता हूँ तो मुझे भी बड़ा प्राइड फील होता है, और वो मुझे देखकर बचपन में बड़ा हुआ है यूनिफॉर्म में देखते हुए, तो उसको शुरू से ही शौक था बचपन से कि मैं अपने ताया की तरह से एयरफोर्स में ओह जाऊंगा। तो वो आज बहुत अच्छा सक्सेसफुली फाइटर हेलीकॉप्टर्स उड़ा रहा है, अपाचे उड़ाता है वो। तो काफ़ी मतलब फ़ख्र महसूस होता होगा आपको। आप मुझे बताएँ कि आपको किसने इंस्पायर किया एयरफ़ोर्स जॉइन करने का? एयरफोर्स में जैसे मैंने बताया ना कि उस वक्त हमारे यहाँ तो बस ये होता था कि ऑप्शंस देखते थे। आई कम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते थे, और करियर गाइडेंस और कोई बताने वाले बहुत कम लोग होते थे। तो हम बस ऐसे ही देखते रहते। तो एक दिन हमने देखा कि वहाँ पे बुक शॉप होती थी, तो उसपे वैकेंसीज लगी होती थी, कौन कौन से फॉर्म्स आए हुए हैं। तो क्योंकि हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो वो फॉर्म्स पे निगाह रखते थे कि कौन कौन से आ रहे हैं। ओह! तो एयरफोर्स के जब फॉर्म्स आया तो वो काफ़ी एक्साइटमेंट हुआ। तो हमने सोचा कि ये भरते हैं, देखते हैं। तो और भी उसके साथ पैरेलली मैंने दूसरे एग्जाम्स भी दिए थे, बैंक का भी दिया था, पीओ भी क्वालिफाई किया था, एक यूपीपीसीएस भी क्वालिफाई किया था, और फिर एक एयरफोर्स का भी क्वालिफाई किया। तो मैंने प्रायोरिटी एयरफोर्स को ही दी, और सबने मुझे एडवाइस किया कि आप एयरफोर्स में जाइए, वो अच्छा करियर है। जब जिस स्मॉल टाउन से आप आते हैं वहाँ के लोगों में ये खबर फैल गई कि विंग कमांडर मंसूर सिद्दीकी एयरफोर्स ज्वाइन किया है, तो तब क्या माहौल था, क्या स्टोरी थी? हाँ, जब मेरे एयरफोर्स में जाने की, जब हमारे रिलेटिव, क्योंकि हमारी भी पूरी फैमिली में कभी कोई आर्म फोर्सेस में बहुत कम मैंने सुना था लोग गए थे, तो सबके यहाँ एक बड़ी खुशी की लहर थी उस वक्त, और बड़ा लोग एक्साइटेड थे, और सब अपने बच्चों को ला ला के मुझसे मिलवाया करते थे, और कि ओह! देखो इन्होंने ये क्वालिफाई किया है, तुम भी करके ग्रेट। दिखाओ। तो एक नया एक्सपीरियंस था। उसके बाद भी फिर जब भी हम घर जाते हैं, एक पेरेंट्स को सबसे बड़ा प्राइड फील होता है, सबसे बड़ी बात ये है। वो बड़े फ़ख्र से सबके सामने बताते हैं कि हमारा बेटा जो है एयरफोर्स में है, और वो उनका सीना चौड़ा करता है। तो जब बच्चे जो है ना अपनी ज़िंदगी में माँ-बाप के लिए कुछ उनको खुशी का सामान देते हैं ना जब उनको, उससे बड़ा सैटिस्फैक्शन और कोई नहीं हो सकता। तो ये एयरफोर्स के हवाले से हमने बात की। थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछूंगा कि यू लुक वेरी फिट। रिटायरमेंट के बाद ऐसा फील होता है कि अब जाके रेस्ट करेंगे वगैरह, तो इसका राज क्या है? देखिए, फिट रहने का कोई खास राज नहीं होता है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर डिसिप्लिन। बिकॉज अगर आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन तरीके से चलाते हैं तो आप हेल्दी भी रहते हैं, आपके पास टाइम भी बहुत रहता है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि अगर आप सही टाइम पर सोएंगे और सही टाइम पर उठेंगे, तो आपको सबसे बड़ी चीज जो आने वाली है, फैसिलिटी उसकी जो मिलती है, वो ये है कि आपके पास टाइम बहुत होता है, अबंडेंस, क्योंकि आपके टाइम पे सारे काम पूरे हो जाते हैं। आपको कोई पैनिक नहीं होता, कहीं पे आपको कोई भी क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता। तो फौज ने हमें ये सिखाया है कि आपको अपने काम टाइम पे कैसे पूरे करने हैं। तो तो ये एक बड़ा अपना डेली एडवांटेज है। रूटीन हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं मोस्टली वो नोट करके रखें। हाँ, डेली रूटीन, क्योंकि मैं देखिए अभी इस वक्त फिलहाल अभी भी मैं इंगेज हूँ, एक स्कूल मैनेज करता हूँ, जी। मुरादाबाद में है, यूपी में। और हमारा रूटीन यही है कि सुबह को हम 4 बजे उठ जाते हैं डेली, ओ। और उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ने के बाद फिर हम धीरे धीरे तैयार होना शुरू होते हैं, और 7 बजे हम घर से निकल जाते हैं। मी एंड माई वाइफ, शी इज अ प्रिंसिपल इन दैट स्कूल एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ दैट स्कूल। ग्रेट। और फिर हम लोग निकलते हैं, और फिर सीधा ऑफिस, अपना काम, स्कूल, पेरेंट्स, बच्चे, ये सब एक्टिविटी चलती है। उसके बाद शाम को हम करीब 3:30-4 बजे घर आते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, फिर आई गो फॉर अ वॉक, 1 आवर वॉक लेता हूँ शाम में। फिर आते हैं तो अर्ली डिनर, वी हैव अर्ली डिनर, लाइक बाय 7:30, 8 o'clock we फिनिश। finish dinner, and by 9:30, 10 o'clock maximum we go to bed, we sleep.
बच्चों में भी यही हैबिट है? बच्चों का भी यही हैबिट है हमारे यहाँ, वो भी आज बड़े हो गए हैं काफी और जॉब्स में है, लेकिन उनका भी सेम रूटीन है। तो उसका नतीजा मैं ये देखता हूँ कि एक तो आप मेंटली बड़े रिलैक्स रहते हैं, आपको कोई फालतू की टेंशन नहीं होती है। दूसरा, आपकी हेल्थ जब ठीक रहती है तो आपको कोई डॉक्टरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रू। So I'm already 61 plus now, and I माशाल्लाह। feel myself very hale and hearty, and I feel no problem absolutely, and alhamdulillah everything is going smooth. तो सबसे बड़ी जो चीज मैं बताऊंगा वो है डिसिप्लिन। सही समय पर सही काम को करना, सही समय पर सोना और सही समय पर उठना, ये बेसिक रूल है हेल्थ को मेंटेन रखने का। बेसिक राज है ये। हाँ, खाना तो आप जितना खाते हैं उसमें थोड़ा बहुत आपको परहेज रखना चाहिए, क्योंकि एक्सेस फैट जो है ना और एक्सेस शुगर वो बहुत नुकसान देती है बॉडी को। बस उससे आप परहेज रखिए, बाकी कुछ भी खाइए, नो प्रॉब्लम। ये फिटनेस रिलेटेड टिप्स थे। आपसे जानना चाहूंगा कि अपनी इस मेरा ड्यूटी के दौरान कहाँ कहाँ पोस्टेड रहे? हाँ, मेरी पोस्टिंग्स जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हैदराबाद में ट्रेनिंग किया, फिर बॉम्बे गया थाने, फिर वहाँ से श्रीनगर, फिर वहाँ से फिर वापस मैं आया सरसावा सहारनपुर, फिर बैंगलोर, फिर वापस दिल्ली। इस तरह से और भी छोटी छोटी जगहों में। और एयरफोर्स में क्या होता है ना, मोस्टली कहाँ एंजॉय किया मोस्टली? Oh, I enjoyed every place. Every place was good. और हमारा जो एक लाइफ होती है ना कैंप की, वो एक अपनी दुनिया होती है। तो कैंपस के अंदर हमारा एक ऑफिसर्स मेस होता है, सारे ऑफिसर्स कम्युनिटी होती है, फैमिलीज होती हैं, उनके बच्चे होते हैं। तो हमारी दुनिया एक अलग ही होती है, उसका हम बहुत एंजॉय करते हैं। इस दुनिया और उस दुनिया में क्या फर्क है? मतलब देखिए, अक्सर लोग पूछते हैं, फौजियों से सवाल पूछते हैं ये कि भाई सिविलियंस के साथ रहना कैसा है। देखिए, मैंने तो क्योंकि अर्ली रिटायरमेंट ले लिया था, तो इसलिए मुझे इतना ज्यादा फील नहीं हुआ और मैं तो बहुत आराम से आके एडजस्ट हो गया। उससे मुझे सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ क्योंकि मैं कोई फिनिकी बिहेवियर नहीं बना मेरा, और मैं रिजिड नहीं रहा कभी भी, मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो जो ऑपोजिट में मेरे होता है तो मैं उसको पहले पेशेंटली सुनता हूँ और मैं अपनी चीजें उसके ऊपर थोपता नहीं हूँ। और जब मैं उसको साथ कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ और मैं उसको अपनी तरफ से आइडियाज देता हूँ, तो वो उसको आइडियाज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो काम को कर लेता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। तो कोई ऐसा इश्यू नहीं आता, मुझे कभी चिल्लाना नहीं पड़ता किसी के ऊपर, बहुत आराम से काम कर लेते वरना हैं क्या लोग। फोर्स में जो रहे बंदे, वो ऑर्डर इज ऑर्डर। अक्सर देखा जाता है, लोग ये इंप्रेशन लेते हैं, वैसे ऐसे होते नहीं है सब लोग, बिकॉज दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल। आर्म फोर्सेस में आप देखेंगे, ऑफिसर्स कैटेगरी में हो या एयरमैन जवान हो, दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल। उनकी अप्रोच जो होती है ना बहुत पॉजिटिव होती है। सबसे पहला जो काम होता है ना एसएसबी जब हम देते हैं इंटरव्यू, उसमें यही चीज चेक होती है आपकी साइकोलॉजिकली, कि आप कितने पॉजिटिव हैं, आपकी अप्रोच कैसी है, आप सोचते कैसा है। तो जिसकी सिलेक्शन ही इसी बेस पे हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो माइंडसेट होता है वो उसी तरह से बनता है और वो बहुत प्रैक्टिकली अप्रोच करता है। आपने श्रीनगर का जिक्र किया कि श्रीनगर में भी आप पोस्ट कब, मतलब डेट क्या था, किस ईयर में Oh, आप I थे? was in there in 93 to 95, 96 तक मैं वहाँ रहा। और उस दौरान इंसर्जेंसी का टाइम था वहाँ पर। काफी टफ सिचुएशंस थी और कैंपस के अंदर ही रहते थे, बाहर जाने अलाउड नहीं होता था किसी को भी। और वेदर को किस तरह से अकोमोडेट करते थे? वेदर वगैरह भी वहाँ? वेदर ऑफ कोर्स, जो एक्सट्रीम वेदर होते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल नया होता है। हमें याद है वो बड़े बड़े बूट्स पहनकर हम स्नो में स्नो में चल के ऑफिस जाया करते थे, अगर गाड़ी भी नहीं चल पा रही थी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्नोफॉल हो रही है और आप छुट्टी करके घर बैठ जाएं कि आज तो स्नो हो रही है, आज तो बारिश हो रही है। हम चाहे कुछ भी हो, अपने ऑफिस सबको टाइम पे ही आना है, वो तो टाइम पे पहुंचते थे। ड्यूटी। और मुझे याद है कि जब 7:30 का टाइम होता है तो वहां पे सूरज भी नहीं निकला होता था, तो हम कभी कभी तो बिल्कुल अंधेरे में ऑफिस पहुंचा करते थे। तो श्रीनगर की कोई ऐसी कहानी जो आप शेयर करना चाहोगे? श्रीनगर की बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां होती थी वहां पर। क्योंकि इंसर्जेंसी का टाइम होता था ना, तो वहां पे आपकी जो ड्यूटीज के चैलेंजेस जो होते थे वो बड़े टफ होते थे। वहां पे आपको सप्लाईज की जो शॉर्टेज फील करनी होती थी वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती थी, क्योंकि सारा का ज्यादातर सामान जो है
विंटर्स में आप देखेंगे जब रास्ते बंद हो ट्रक्स जाते हैं ट्रक्स हाँ तो फिर आपके पूरा रोड ट्रैफिक बंद हो गया, पूरा आपकी ठप मामला हो जाता है। माल नहीं आ पाता था, तो जहाज से आता। रिसेंट टाइम में कभी आप गए श्रीनगर लास्ट हाँ, टाइम? मैं भी एक डेढ़ साल पहले गया हूँ। मुझे बल्कि 2-3 मरतबा जा चुका हूँ। मुझे कश्मीर इतना पसंद आया था कि हम लोग फैमिली के साथ, बच्चों के साथ हम घूमने जाते रहते हैं क्या अक्सर। कुछ बदला है कश्मीर में? हाँ, कश्मीर कश्मीर में देखिए ब्यूटी तो आप बदल नहीं सकते वहाँ बिल्कुल की, है ना? कुछ भी हो जाए, ट्रू कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे चली ट्रू जाए, वो जो पहाड़ों की जो खूबसूरतियां हैं, जो पानी के झरने हैं, जो बिल्कुल बर्फ के ढके हुए पहाड़ हैं, वो तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हाँ, मगर अफसोस कभी-कभी ये होता है कि इतनी खूबसूरत जो जिसको हम जन्नत कहते हैं, उसको कुछ लोगों ने खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो वापस है। आज वहाँ पे वही टूरिस्ट का जमावड़ा देखने को मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाकर। you felt peace there? Yes, it was quite peaceful and we really enjoyed. We went all the places. हमने टैक्सी हायर कर ली थी 3-4 दिन के लिए, उसमें कोई सब खाना जगह। पर्टिकुलर कश्मीर का जो आपको ओह, पसंद? हाँ, कश्मीर का जो खाना उसको बोलते हैं स्पेशल खाने का नाम क्या होता है? वाजवान वाजवान। अच्छा वो बहुत पसंद है। और उसमें रिश्ता गोश्ताबा गोश्ताबा वो हम लोग खाया करते थे, कुछ कबाब लोग हम और लाते थे कबाब वगैरह, बहुत बहुत अच्छा। और वहाँ की जो रोटी होती है वो बड़ी स्पेशल रोटी होती है, तो वो भी बड़ी अच्छी होती थी, बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे। अच्छा ये हमने इन सब चीज़ों पे हमने बात की, लेकिन पर्टिकुलर अगर हम यूथ की बात करें, आजकल रील्स में मोबाइल फोन्स में पड़े रहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? ये बहुत सीरियस पॉइंट आपने उठाया है। एक्चुअली जो आज का जो यूथ है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो ऑफिस में काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी चीज में इंगेज है, उसका बहुत ज्यादा टाइम जो है ना वो फोन खाए जा रहा है। और स्टूडेंट का डाइवर्जन बहुत हो रहा है फोन की वजह से। होता क्या है, अगर वो कोशिश भी करता है पढ़ने की और अपना कंसंट्रेट करने की, मगर उसकी जो सोशल मीडिया और उसकी जो मैसेजिंग और उसके जो कॉन्टेक्ट, उसकी जो चीजें होती है, वो उसके मोबाइल की वजह से उसको डाइवर्ट कर देती है। उसका जो फोकस होता है ना, उसको पता नहीं चलता कि मेरा कब 1 घंटा गुजर गया फोन के ऊपर। और उसको ये भी नहीं एहसास होता है कि ये जो मेरा 1 घंटा गुजरा है, ये कितना कीमती था और ये उसको किस तरह से डैमेज कर रहा है। अगर यूथ आज का हमारा जो स्पेशली पढ़ने वाला जो बच्चा है, चाहे वो स्टूडेंट है, स्कूल का है, चाहे वो कॉलेज का है, अगर वो इस इम्पोर्टेंस को समझ ले या इस डैमेज को आइडेंटिफाई कर ले, तो बहुत कुछ सेव कर सकता है। नहीं तो मैंने बहुत बच्चे देखता हूँ आजकल, क्योंकि मैं स्कूल से एसोसिएटेड हूँ, वो 6-7 तक आते आते उसके बाद जो है उनका मोबाइल की वजह से एकदम परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है पढ़ने में, और वो रिजल्ट उनके फॉल होने शुरू हो जाते हैं। उनको क्रैक नहीं कर पाते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स बहुत सारे, और पेरेंट्स को, सबको, फैमिली को और बच्चों को खुद बहुत डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ता है। रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। देखिए अब रील का भी क्या होता है, देखिए रील भी अलग अलग तरह की होती है। आप कौन सी रील देख रहे ट्रू हैं? देर आर रील, देयर मोटिवेशनल रील्स, people are talking sense, ट्रू people are communicating values. ट्रू There are so many good things happening through reel. एजुकेटर्स आउट देयर Yes, there are YouTubers, educators, they're communicating and conveying very good message. ट्रू But at the same time, there are people, those who are, making a youth spoil their time and the youth and the energy. This क्रिंज कंटेंट जिसे बोलते yes, हैं, ये बच्चे को खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरे लिए इस वक्त कंज्यूम क्या करना क्या है। ठीक है, मुझे क्या कंज्यूम करना है। ट्रू उतना थोड़ा बहुत देखिए, नो प्रॉब्लम, बट बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, बिकॉज ये अकेले का फैसला होता है। उसमें उसके माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते, उसका टीचर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर बच्चा समझदार हो गया है तो उसको खुद ही फैसला लेना पड़ता है कि मेरे लिए क्या ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जो हैं वो हमें देख रहे होंगे, बहुत स्टूडेंट आपका तजुर्बा जो है एजुकेशन फील्ड में भी है, तो बहुत जो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज, कितना कोऑपरेशन, ओपन कम्युनिकेशन का कितना इस वक्त इम्पोर्टेंस है? देखिए आजकल जो मेरा रोल जो है फौज छोड़ने के बाद, वो रहा है कुछ कॉर्पोरेट्स में मैंने काम किया है। उसके अलावा मैंने मोटिवेशनल स्पीकर रहता हूँ, मैं काम करता हूँ, और कंपनीज में जाके कॉर्पोरेट्स में उनके जो यूथ होते हैं, यंग्स, उनको मैं बिहेवियरल साइंसेज एंड सॉफ्ट स्किल्स पर ट्रेनिंग करता हूँ। देखिए अक्सर क्या देखा गया है, एक जो यंग बॉय है उसके पास क्वालिफिकेशन भी है, उसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है,
लेकिन वो उसकी जो सैलरी ब्रैकेट है वो वहां नहीं पहुंच पा रही है जो उसको चाहिए, या जितना वो सोचता है मुझे मिल जाना चाहिए। उसके बीच में जो गैप होता है जिसकी वजह से शॉर्टफॉल आता है, वो सॉफ्ट स्किल्स होती है, वो उसका डिसिप्लिन होता है, वो उसकी हैबिट्स होती है जो उसको वहां तक, उस कुर्सी तक नहीं पहुंचने देती। और ये हैबिट्स जो डेवलप होती है ये बचपन से डेवलप होती है। तो अगर कोई बच्चा मेरी बात सुन रहा है और वो बड़े होकर इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता या फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहता अपनी लाइफ में, तो अपनी लाइफ को अब भी स्ट्रीमलाइन कर ले, अब भी चेक कर ले फौरन कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है। अगर उसने वहां पे डाइवर्जन ले लिया और वो गलत वाले रास्ते पे चला गया, तो वहां से वापस आना और बड़े रास्ते पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ चैलेंजेस हो जाता है। बिफोर वी विल कंक्लूड आवर पॉडकास्ट, तो मैं जानना चाहूंगा, अगर विंग कमांडर मंसूर सिद्दीकी एयरफोर्स में नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं एयरफोर्स में नहीं होता, वैसे मेरा टेक्निकल माइंड बहुत है और मैंने क्योंकि 12th तक साइंस पढ़ी है और इंजीनियरिंग की मैं कोशिश भी कर रहा था, तो शायद अगर मैं कॉमर्स में नहीं आता तो इंजीनियर होता, और अगर इंजीनियर नहीं भी होता तो शायद मैं बिजनेस में भी हो सकता था, क्योंकि मेरा बिजनेस माइंड भी बहुत चलता है। और बिजनेस नहीं होता तो मैं छोटी मोटी शायरी वायरी भी करता था, शायर भी हो जाता। तो आई नेवर नो, बट मैं ये मानता हूँ कि जहां मैं था और जो मैंने हासिल किया उससे अच्छा शायद कुछ नहीं हो सकता था। So I'm very happy and very contented what I have achieved in my life and what I have been doing and what I am doing presently. और यूथ को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी जो दिशा है उसको अभी से तय कर लीजिए और वही उसको रास्ते को पकड़कर उस पर चलते रहिए। कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी, दो वर्ड में देख के जा रहा हूँ, इनको याद रखिए। अगर आपने इनको साथ में रखा तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं यूथ को एक छोटा सा शेर सुनाना चाहूँगा बिफोर वी कंक्लूड आवर पॉडकास्ट, कि यूं ही नहीं गिरते हैं खुशियों के फूल झोली में, यूं ही नहीं गिरते हैं खुशियों के फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कर्म कहते काम करें, कर्म की शाख को हिलाना होगा। गर चाहते हो जिंदगी में अपनी रोशनी, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। कहते हैं ना, देयर इज अ व्यू एट द टॉप, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। ये थे विंग कमांडर मंसूर सिद्दीकी। अगले प्रोग्राम में किसी और नए गेस्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि आप इस पॉडकास्ट को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।